अगला क्वेश्चन है, एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो वक्रता केंद्र बोल रहा है, वक्रता की मतलब फोकस और फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध। फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा? आर इज इक्वल टू 2f होगा। ठीक है, क्योंकि f बराबर क्या होता है? f बराबर r बाई 2 होता है कि नहीं होता? त्रिज्या बराबर, अरे वो सॉरी, त्रिज्या का आधा क्या होता है? फोकस होता है। ठीक है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। किसी गोली गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसकी? वक्रता त्रिज्या की आधी त्रिज्या की आधी, हाँ बिल्कुल सही, 162 किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया। यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण, यहाँ पर ध्यान देना कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा? हम पहले इसमें v का मान निकालेंगे। तो v का मान हमें फार्मूला पता है ना दर्पण का, 1/f = 1/v+1/u, ये हमारे दर्पण का फॉर्मूला है। ठीक है, हमें f दिया हुआ है कितना? f दिया हुआ है, f नहीं दिया हुआ है एक्चुअली में, हमें दिया हुआ है r, तो हम f निकालेंगे, कितना आएगा हमारा? 2.5, 1/2.5। ठीक है ना, पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो जाएगा, ये माइनस में होगा। ठीक है ना, और 1/v, u हमें दिया हुआ है कितना? u को यहाँ पर हम नेगेटिव लेंगे, u कितना दिया हुआ है? u हमारा यहाँ पर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर लेंगे, 10 सेंटीमीटर इधर साइड आएगा, तो 1/v माइनस का 10/25, 10/25 इधर साइड आएगा, 1/10, यू का मान तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे कितना? 50 एलसीएम लिए। ठीक है, तो कितना आ गया? 5 - 20 बराबर 1/v। तो v का मान यहाँ पर कितना आ गया? 15 बटे यहाँ पर क्या, माइनस का 15/50 हो जाएगा, -15/50। इसे काटेंगे 15/50 को, तो 5 से काटेंगे, 5×3 = 15 और 5×10 = 50, तो कितना आ गया? -10/3। v का मान कितना आ गया? -10/3। ये देखो v का मान कितना आ गया? -10/3। यहाँ पर -10/3 आया है। ठीक है, v का मान -10/3 आया है। अब देखो v का मान कितना है? -10, आवर्धन बराबर क्या होता है? -v/u होता है। -10/3 हमारा आया है किसका? v का मान, तो माइनस माइनस यहाँ पर माइनस, v का मान -10/3, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस कितना? u का मान कितना है हमारा? u का मान 10 है ना, u का मान 10 है कि 30 है? 10 है, तो यहाँ पर हम u का मान लेंगे 10। 10 से 10 कट गया, कितना बचा? -3, 1/3। आवर्धन कितना है? 1/3, जिसे हम 0.033 कहेंगे। 1/3 को 0.033 है कि एक्चुअली में है ये माइनस में, पर माइनस नहीं लगा हुआ है किसी ऑप्शन में, इसलिए हमारा बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक किया है, देखो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है माइनस में नहीं आएगा, आंसर हमारा आएगा पॉजिटिव में। अब देखो वी का मान निकालने में ही मैंने कहीं मिस्टेक किया है। ठीक है, लेंस तो नहीं है तो दर्पण ही, हाँ है तो दर्पण भाई, तो दर्पण है एक्चुअली में, तो दर्पण है तो यू का मान तो निगेटिव। ओफो, पता है मैंने क्या मिस्टेक कर दिया? ये -10/25 ले लिया, यहाँ पर पॉजिटिव 10/25 हो, क्योंकि उत्तल दर्पण है भाई, अवतल दर्पण नहीं है कि माइनस लेंगे, इसलिए से हमारा आंसर जो है यहाँ पर निगेटिव में आ रहा है। समझ गए ना, यहाँ पर मैंने माइनस ये लिया, इसलिए से मेरा -10/25 लिया। एक्चुअली में यहाँ पर होना क्या चाहिए था? +10/25। एफ का मान कितना है? 2.5 है ना, देखो एफ का मान 2.5, मैंने एफ का मान निगेटिव में ले लिया, इसलिए से मेरा आंसर जो है गलत आ रहा है। पर लेकिन है इसी तरह प्रोसेस, बस निगेटिव हटा देना यहाँ से, बस हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। डैश को एक अभिसरण दर्पण की भी कहा जाता है। अभिसरण, अभिसरण मतलब जो प्रकाश को एकत्र करता है, एक स्थान पर मिलती है, जैसे फोकस में अवतल दर्पण होगा जो कि प्रकाश को एकत्र करता है फोकस पर। ठीक है ना, अवतल दर्पण की बनावट अंदर की ओर उभरी हुई होती है। इन्हें अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, अपने क्योंकि यह अपने पर आपतित होने वाले प्रकाश की सभी समानांतर किरणों का अभिसारण करता है। अवतल दर्पण का प्रयोग सैटेलाइट डिस्क, वाहनों की हेडलाइट,
खगोलीय दूरबीनों में आदि क्षेत्रों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दर्पण समीकरण के बारे में बताना है। तो वक्रता का केंद्र ध्रुव और वक्रता की त्रिज्या से समान दूरी पर होते हैं। देखो, वक्रता का केंद्र जो है वो ध्रुव और वक्रता की त्रिज्या, हाँ तो बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। इनमें क्या हो, कौन सा कथन सही है? देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं। वक्रता का केंद्र यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ध्रुव और वक्रता की त्रिज्या के समान दूरी पर होते हैं। ध्रुव और वक्रता की त्रिज्या की समान दूरी पर होते हैं। और आगे पढ़ते, पहले आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से में मापा, सभी दूरी को दर्पण के ध्रुव से मापा। ये तो बिल्कुल सही है भाई, ये तो 100% सही है कि सभी जितनी भी दूरियां होती हैं सभी को हम ध्रुव से ही ना मापते हैं। ध्रुव से फोकस तक के बीच की दूरी, ध्रुव से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के बीच की दूरी। हमारे यहाँ पर बी जो है वो करेक्ट एकदम लिख रहा है। दर्पण सूत्र हमें पता ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होती है। ये अवतल दर्पण है भाई, अवतल दर्पण अंदर की ओर, अवतल दर्पण ये, ठीक है, अंदर की ओर। एक वक्राकार दर्पण जिसमें प्रकाश परावर्तक की सतह अंदर की ओर होती है, एक वक्राकार होती है, अवतल दर्पण कहलाती है। इसके विपरीत एक वक्राकार दर्पण जिसमें प्रकाश परावर्तक की सतह बाहर की ओर वक्राकार होती है, उत्तल दर्पण कहलाती है। जैसे कि मोटर गाड़ियों की हेडलाइट एवं सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर में के रूप में मोटर गाड़ी में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वस्तुओं को देखने के लिए। ग्लास सर्च लाइट का प्रयोग, सर्च लाइट अभी हमने देखा ना, यहाँ पर देखो, अभी जस्ट यहाँ पर हमने पढ़ा सर्च लाइट में कौन सा, अवतल दर्पण का प्रयोग। अवतल दर्पण का प्रयोग हम सर्च लाइट में करते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक अवतल दर्पण का बना होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में, नाई की दुकान में लगे दर्पण में, आंख कान नाक डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले दर्पण आदि में होता है। वह दर्पण जिसका चिकना भाग अंदर की ओर तथा खुरदरा भाग बाहर की ओर होता है अवतल दर्पण कहलाता है। यह दर्पण अंदर से आने वाली प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। आगे देखते हैं, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह, अब देखो फिर से आ गया प्रतिबिंबित सतह। प्रतिबिंबित सतह पर कौन होता है? पोल होता है, देख चुके हैं। एक क्वेश्चन और आया था इसी तरह सेम टू सेम। किसी गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल कहते हैं, एवं वह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे गोले के केंद्र को उस गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं, तथा दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तविक में मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण के मुख्य फोकस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा, तो दर्पण का प्रकार क्या होगा? उत्तल दर्पण। भाई छोटा कौन बनाता है? उत्तल दर्पण ही ना। इसका यूज गाड़ी की साइड लाइट में किया जाता है। साइड मिरर में वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के मध्य दर्पण के पीछे, कहाँ? दर्पण के पीछे। और अवतल दर्पण में दर्पण के सामने, ठीक है ना। अभिसारित और सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। अतः यदि दर्पण में अपनी छवि आपसे छोटी होती है तो दर्पण उत्तल होगा। इस दर्पण का प्रयोग वाहनों के पश्चदर्शी दर्पण यानी कि रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? दर्पण की अवधारणा क्या है? प्रकाश का परावर्तन, मुख्यतः तो प्रकाश का परावर्तन ही है, ठीक है ना। गोलीय दर्पण की अवधारणा प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम है। पहला कौन सा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, I = R। और आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल पर होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के बराबर, देखो वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के बराबर होती है, नहीं। वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस लंबाई की आधी होती नहीं। फोकस लंबाई जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसका उल्टा होना चाहिए था, ये भी गलत है। वक्रता त्रिज्या जो है फोकस लंबाई नहीं, यदि ये तो होगा नहीं। वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के दुगुने के बराबर, बिल्कुल सही। फोकस लंबाई का दुगुना जो है वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है। आगे देखते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हमें पता है वन बाई एफ बराबर क्या होता है, वन बाई एफ बराबर वन बाई वी प्लस वन बाई यू। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। दर्पण सूत्र में वी क्या है, वी क्या है, वी हमारा क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, जबकि यू हमारा क्या है, वस्तु की ऊंचाई। गोली दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है। तो इसे हम परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु, परावर्तक सतह, देखो फिर से परावर्तक सतह आ गया। परावर्तक सतह में कौन होता है, ध्रुव होता है ना, मतलब ध्रुव जो है परावर्तक सतह में ही स्थित होता है ना। बस 3 क्वेश्चन आ गए इस तरह परावर्तक सतह के। गोली दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु ध्रुव यानी पोल कहलाता है। गोली दर्पण पर 3 नियम कार्य करते हैं, कौन कौन से। दर्पण पर टकराने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, बिल्कुल सही, पहला नियम। दूसरा है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाती है, ये भी बिल्कुल सही। इसके बाद बात करें वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण उसी मध्य उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या की आधी। अगला क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं, इसे ध्रुव कहते हैं यानी कि पोल कहते हैं। देखो परावर्ती पृष्ठ, ये चौथा क्वेश्चन है इसी प्रकार का, है ना। परावर्तिक पृष्ठ मध्य एक बिंदु, अब देखो ये मान लो हम अवतल दर्पण लेते हैं, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अब ये क्या है, एक प्रकार का हमारा परावर्तिक पृष्ठ है, इससे हमारी कहीं भी मतलब प्रकाश अगर जो पड़ेगा तो वो परावर्तित होगा। तो परावर्तित पृष्ठ है ये एक प्रकार का, जिसमें एक बिंदु होता है, बोल रहा है कि मध्य में एक बिंदु होता है, वो बिंदु क्या है, तो वो बिंदु क्या है, पोल है, इसकी बात कह रहा है, पोल, ठीक है ना। ये परावर्तिक पृष्ठ यही ना है, परावर्तिक यहीं से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है टकराने के बाद। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के प्रतिबिंब को देखने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग सोडियम परावर्तक लैंप में परावर्तक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, आर है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी r/2 होगी। आगे देखते हैं, गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर है। गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या है, परावर्तक सतह बाहर की ओर है, वो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। परावर्तक सतह इस तरह, ये परावर्तक सतह बाहर की ओर है, मतलब ऊपर डाइवर्स कर रहा है, कोई भी अगर जो रोशनी आ रही है प्रकाश उसे डाइवर्स कर रहा है तो क्या है, उत्तल दर्पण कहलाएगा। एक गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी कि सतह बाहर की ओर वक्र यानी कि उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रत्येक दशा में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब किसमें बनता है, केवल उत्तल उत्तल दर्पण में बनता है, ठीक है ना। और अवतल दर्पण में क्या बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के पीछे। उसके ध्रुव एवं फोकस के बीच वस्तु से छोटा, केवल इसमें एक ही केस होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना, एक ही केस होता है इसमें। अब उत्तल दर्पण में एक ही केस होता है जिसमें क्या होता है, ध्रुव और फोकस के बीच से छोटी सीधा आभासी एक प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु कहीं पर भी रखी हो। वो कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के मध्य एक प्रतिबिंब बनेगा जो कि छोटा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने में पश्च दर्पण के रूप में सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किसके सामने, उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। अभी हम देख चुके हैं, उत्तल दर्पण में केवल एक ही केस होता है, इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहीं भी वस्तु रखी हो, मुख्यतः तो अनंत पर मानते हैं।
अगर जो अनंत पर वस्तु रखी है या फिर कहीं पर भी रखी है, आप जहां मानना चाहें, उसका प्रतिबिंब जो है वो क्या कहाँ बनेगा, सी और एफ के मध्य बनेगा। सी और एफ के मध्य, यानी कि सॉरी सी एफ के नहीं, पी और एफ के मध्य बनेगा। पोल और फोकस के मध्य बनेगा। देखो पोल और फोकस, फोकस और अभिसारी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। देखो अभिसारी सीधा छोटा इसमें दिया हुआ है, समान आकार का तो नहीं बनेगी, ये नहीं होगा, है ना। मध्य वास्तविक, वास्तविक तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आभासी सीधा छोटा, ये भी हो सकता है। फो, फोकस पर, ध्रुव और फोकस के बीच यही होगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। ये देखो, देखो वस्तु हमेशा किधर साइड रखेंगे, वस्तु हमेशा ये हमारा क्या है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। वस्तु मेरा किस साइड होगी, इस साइड वस्तु होगी, ठीक है ना। वस्तु कहीं पर भी रखेंगे, कहीं पर भी रखेंगे, आभासी रूप से प्रतिबिंब हमारी कहाँ बनेगी, पोल और फोकस। देखो फोकस यहाँ पर है, फोकस यहाँ पर है और पोल यहाँ पर है। पोल और फोकस के मध्य में कहीं बनेगी, यहाँ पर, ठीक है ना, मध्य में बन रही है। देखो इसमें एक ही केस बनता है जो कि दिया हुआ है कि वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी, ध्रुव यानी कि पी और अनंत के बीच कहीं पर भी हो, है ना। पोल और अनंत के बीच कहीं पर भी कहीं कोई वस्तु रखी है, वस्तु को रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी। और पी और एफ के बीच बनेगी, हमेशा छोटी बनेगी, आभासी और सीधी बनेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, किसका, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। प्रतिबिंब क्या होगा, अब देखो पी और एफ के बीच बने, पी और एफ के बीच, अब देखो यहाँ पर वास्तविक बोल रहा है, वास्तविक तो प्रतिबिंब इसमें बनता नहीं है, उत्तल दर्पण में केवल एक ही बनता है, हम पढ़ चुके हैं। आभासी, कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर गलत बोल रहा है, ठीक है ना। देखो आभासी होगा, सीधा होगा, छोटा होगा, सीधा छोटा पीएफ के बीच निर्मित होगा, ये हमारा यहाँ पर गलत है, ठीक है। ये देखो, ये दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब छोटा, सीधा, आभासी तथा ध्रुव और फोकस के बीच निर्मित होता है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की किसी भी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता, वास्तविक नहीं बनता, हमेशा क्या बनता है, आभासी बनता है, मतलब दर्पण के उस पार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया था, रियर व्यू मिरर, यानी कि पश्च, गाड़ी के साइड में, है ना, पीछे के दृश्य देखने के लिए। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण यानी कि रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहनों के पश्च यानी कि साइड में लगे होते हैं तथा इन्हें तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि वह छोटा होता है और इसकी दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होती है क्योंकि वे बाहर की ओर वक्रित होते हैं, इसलिए से बहुत सारी इमेज को छोटा कर देते हैं, मतलब एक स्थान पर सिकोड़ देते हैं। आगे है, वाहनों के रियर व्यू मिरर में भी हम पढ़ चुके हैं किसका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, किसका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के रियर व्यू मिरर में चालक द्वारा पीछे का क्षेत्र देखने के लिए किया जाता है। गाड़ रियर व्यू रियर व्यू विंग मिरर के रूप में गाड़ियों में तथा परावर्तक लैंप में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग, बात करें अवतल दर्पण की, तो इसमें क्या, चेहरा देखने का शीशा के रूप में तथा गाड़ी की हेडलाइट, सर्च लाइट, आंख, कान, नाक, गले के डॉक्टर द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। रियर व्यू मिरर, पीछे के दृश्य देखने के लिए। किस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे ध्रुव कहा जाता है। अब देखो फिर से परावर्तक सतह आ गया, 6वां नंबर क्वेश्चन है इसी टाइप का, सेम टू सेम। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह में कोई एक बिंदु होता है, वो बिंदु कौन सा है, तो ध्रुव है, पोल है ना। ये क्या है परावर्तक सतह में, यहाँ पर क्या है, ध्रुव है, ये यहाँ पर इधर भी एक विमान दर्पण के लिए छवि है,
एक विमान दर्पण के लिए छवि क्या है? आभासी। देखो विमान दर्पण, विमान दर्पण यानी कि पीछे को देखने के लिए, तो क्या होगा? विमान दर्पण के लिए छवि क्या है? आभासी और पार्श्व तौर पर उल्टी होगी। एक विमान दर्पण के लिए आभासी और पार्श्व तौर पर उल्टी प्रतिबिंब बनता है जब दर्पण से निकलने वाली प्रकाश किरणें अपसारित हो रही हों, तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को प्रकाशिकी में आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब उस बिंदु पर स्थित होती है जहां पर प्रकाश किरणें अभिसारित होती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर एक कुछ अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई कितनी है? 15 पॉजिटिव में है। भाई पॉजिटिव में है तो कुछ देखना ही नहीं है, पॉजिटिव में है यानी कि उत्तल देखना है बस। उत्तल कहाँ दिया हुआ है? दर्पण हो चाहे लेंस हो, ठीक है ना। प्रकाश की प्रकाश प्रकाश मिति में किसी दर्पण की फोकस लंबाई दूरी का मान धनात्मक है तो वह उत्तल दर्पण को प्रदर्शित करता है, परंतु यदि फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है तो वह अवतल दर्पण को प्रदर्शित करता है। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारित अभिसारी अपसारी नहीं अभिसारी यानी कि एक स्थान पर एकत्रित कौन करता है? एक स्थान पर एकत्रित करता है द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अत्यधिक आवर्धित होगा, बहुत बड़ा होगा। अब देखो जो एक अवतल दर्पण, ध्यान से देखो, अवतल दर्पण हम यहाँ पर बना रहे हैं। जब अगर समानांतर प्रकाश आती है फोकस में होगी और यहाँ पर क्या बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा, ठीक है ना। आवर्धित, अत्यधिक आवर्धित प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर। अगर जो मुख्य फोकस पर रखेंगे, यहाँ पर बोल रहा है मुख्य फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। फोकस पर रखेंगे अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, अत्यधिक आवर्धित बनेगा। यही बोल रहा है कि अगर जो मुख्य फोकस पर बने रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब अभिसारी दर्पण मतलब अवतल दर्पण। अभिसारी दर्पण मतलब कौन सा? अवतल दर्पण। निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो अत्यधिक आवर्धित, बहुत बड़ा होगा, वो भी अनंत पे बनेगा, ठीक है ना। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारित दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक आवर्धित होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। निर्मित होने वाली छवि होगी, तो निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी? वास्तविक और उल्टी होगी। कैसी होगी? वास्तविक होगी और उल्टी होगी। अवतल दर्पण बोल रहा है, अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच रखी हुई है। फोकस बिंदु, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मध्य रखी हुई है, तो छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा। बहुत छोटा नहीं बनेगा, छोटा बनेगा। देखो एक होता है बहुत छोटा, एक होता है छोटा, तो छोटा बनेगा, ठीक है ना। वास्तविक होगा, उल्टा होगा। आगे देखते हैं, एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण के सामने अनंत। अब देखो उत्तल दर्पण में एक ही केस तो होता ही है, बताया ना मैंने, एक केस होता है उत्तल दर्पण में, चाहे अनंत में रखें चाहे कहीं पर भी रखें, है ना। अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, कहीं पर भी रखो एक ही केस बनेगा। वो बनेगा कहाँ? आभासी बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और जो है आभासी छोटा यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है ना। आभासी बनेगा, छोटा बनेगा, एक ही केस बनता है। नहीं समझ में आ रहा भाई? देखो यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर मान लो फोकस है, सॉरी यहाँ पर फोकस मान ले, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिए, पोल मान लिए, ठीक है ना। तो इस पार प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे प्रकाश आएगी तो इस पार मान लो यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, यहाँ से प्रकाश आई ऐसे, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा। और यहाँ पर फोकस होगा, यहाँ पर सेंटर होगा, तो फोकस और पोल के मध्य में बनेगा, वो भी छोटा बनेगा, ठीक है ना। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी हुई है, कौन सा अवतल दर्पण बोल रहा है? फोकस और ध्रुव के मध्य, फोकस और पोल के मध्य में रखी हुई है, भाई एक ही केस मतलब इसमें छठवां नंबर केस है, ये छठवां नंबर केस है। फोकस और पोल के मध्य बन रहा है, मतलब उस पार प्रतिबिंब जो है बनेगा, अवतल दर्पण में उस पार प्रतिबिंब बनेगा। देखो ये वाला केस है, अवतल दर्पण मैंने बनाया, ठीक है ना। देखो यहाँ पर फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर अनंत, एक नंबर, एक नंबर यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, दो नंबर प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, तीन नंबर प्रतिबिंब यही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा, चार नंबर प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, पांच नंबर प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। अब छह नंबर प्रतिबिंब जो है, जो कि फोकस और पोल के मध्य है, वो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। देखो अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब उल्टे
तथा वस्तु उल्टे तथा वास्तविक होते हैं, परंतु यदि वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच होती हो तो प्रतिबिंब सीधी व आभासी बनता है। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के काम आने वाले शीशे में, गाड़ियों के हेडलाइट व सर्च लाइट में होता है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई कैसी होती है? उत्तल दर्पण, उत्तल आ गया मतलब धनात्मक, ठीक है, अवतल यानी कि ऋणात्मक। आगे बात करते हैं। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है, अवतल दर्पण है, अनंत पर रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ निर्मित होगा? फोकस पर निर्मित होगा, ठीक है। देखो, अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है, ये फोकस पर आके, अनंत पर कोई वस्तु रखी फोकस पर आके, ये कौन सा है? अवतल दर्पण है। कौन सा? अवतल दर्पण, ठीक है ना। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है, वक्रता केंद्र से बाहर, देखो अवतल दर्पण है, ठीक है ना, वक्रता केंद्र से बाहर रखेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखेंगे, तो छवि का निर्माण होगा, कहाँ होगा? एफ और सी के बीच में होगा। देखो यहाँ पर अगर जो हम अवतल दर्पण के लिए हुआ है, ठीक है ना, अगर जो हम वक्रता कहाँ प्रतिबिंब रखते हैं, कहाँ पर वस्तु को रखते हैं, देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं। यदि एक वस्तु को अवतल दर्पण वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है, वक्रता केंद्र से बाहर, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाता है कहीं पर, ठीक है ना, तो वो कहाँ बनेगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब जो है वो क्या होता है? इस पर निर्मित प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी और बड़ा। देखो छठवां नंबर केस जो मैंने बताया था अवतल दर्पण में, उसी कारण जो है वो कोई भी वस्तु को जब डॉक्टर देखते हैं या फिर मतलब बड़ा करना है, बड़ा करना, छठवां नंबर केस होगा, तभी वो वस्तु जो है बड़ी दिखाई देगी। जब मतलब फोकस और पोल के मध्य में हम जब दर्पण को ले जाएं या लेंस को ले जाएं किसी को भी ले जाएं, तभी जो है हमें वो वस्तु जो है बहुत ही बड़ी आवर्तित प्रतीत होगी छठवें नंबर केस में। और कैसी होगी? आभासी होगी, बड़ी होगी, ठीक है। अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब उल्टे तथा वास्तविक होते हैं, परंतु यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब सीधा, आभासी, बड़ा बनता है। इसलिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रायः रोगियों के इलाज हेतु अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण डॉक्टरों द्वारा कान, गला व आंख देखने के लिए, सोलर कुकर में, गाड़ियों के हेडलाइट, सर्च लाइट में भी किया जाता है। दंत चिकित्सक द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? हम देख चुके हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है? बड़ा आभासी प्रतिबिंब, अब देखो ध्यान रखना है, बड़ा और आभासी अगर जो बोल रहा है तो वो केवल अवतल दर्पण ही होगा, और वो भी छठवां नंबर केस, ठीक है ना। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? वाहनों के हेडलाइट की बात कर रहे हैं। हेडलाइट जो कि प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है, वाहनों के हेडलाइट। देखो अगर जो हम बात करें अवतल दर्पण के बारे में, तो अवतल दर्पण का अगर जो हम लाइट बिहेवियर की बात करें तो लाइट बिहेवियर क्या करता है? सिकोड़ता है। और अगर जो इमेज बिहेवियर की बात करें तो इमेज बिहेवियर को क्या करता है? अवतल दर्पण बड़ा करता है, ठीक है ना। अवतल दर्पण के दो केस हैं, एक इमेज बिहेवियर है, एक लाइट बिहेवियर है। अवतल दर्पण लाइट को क्या करता है? सिकोड़ता है, और इमेज को क्या करता है? बड़ा करता है। इसका उल्टा उत्तल है। उत्तल दर्पण जो है उत्तल दर्पण जो है वो, उसका इमेज बिहेवियर कैसा है? उसका इमेज बिहेवियर छोटा है, और लाइट बिहेवियर क्या है? बड़ा है। देखो लाइट बिहेवियर ऐसे बड़ा है, लाइट बिहेवियर ऐसे याद रखो, स्ट्रीट लाइट में कौन सा? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए से लाइट को जब स्ट्रीट लाइट जलती है तो पूरे हार प्रयास फैलता है, और ठीक है ना। और देखो साइड साइड मिरर में तुम देखोगे, साइड मिरर तो वो क्या करता है? इमेज बिहेवियर है वो, है ना। इमेज बिहेवियर क्या करता है? छोटा कर देता है वस्तुओं का कारण। अगला है एक गोलाकार दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर है। अब देखो परावर्तक सतह अंदर की ओर, कौन सा? अवतल दर्पण है भाई। परावर्तक सतह अंदर की ओर है, ये बात कर रहा है, ये वाला, इस परावर्तक अंदर की ओर है। एक गोलाकार दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उदाहरण के लिए नाई का शीशा, दांत के डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले दर्पण, वाहनों के हेडलाइट में, सोलर कुकर में, टार्च
लाइट आदि में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण आदि। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखो, वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है तो भाई वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही प्रतिबिंब बनेगा। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। 1200 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता? अवतल दर्पण, अब देखो अवतल दर्पण जो है सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, सौर भट्टी में करते हैं, गाड़ी की हेडलाइट में करते हैं, लेकिन पश्चदर्शी दर्पण में इसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पश्चदर्शी दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है, जबकि अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, टॉर्च में, सोलर कुकर में, ना हेडलाइट में, दांतों के डॉक्टर द्वारा उपयोग, सौर भट्टी में उपयोग किया जाता है। पश्च दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा जा गया है कि सूर्य की किरणें का अभिसरण दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर होता है, 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर होता है, मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर होता है अभिसरण, है ना। देखो सूर्य की किरणों का अभिसरण, यानी कि सूर्य की किरणें, मतलब यहाँ पर हमें वी दिया हुआ है। अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर होता है। अब यदि 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना? 3 सेंटीमीटर, दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, ये हमारा यू है ना। ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा? तो देखो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी हुई है, फोकस दूरी को हम नेगेटिव में लेंगे, -5। दर्पण की मोमबत्ती से दूरी हमें यू दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दर्पण से मोमबत्ती की दूरी, पहले हम वी निकालेंगे, फिर हम वी निकालेंगे, वी हमारा कितना आ जाएगा? वी हमारा यहाँ पर आ गया कितना? 10, है ना। तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से कितने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। हमें यही वी का मान पूछ रहा है ना, यू दिया हुआ है। मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, हाँ वी पूछ रहा है, तो यहाँ पर वी हमारा कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण का आपतन का कोण 30 डिग्री हो तो अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तक कोण भी 30 डिग्री ही होगा। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तक कोण के बराबर होता है, अतः यदि किसी अवतल दर्पण का पर आपतन का कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि हमें एफ दिया हुआ है, अवतल अवतल शीशा है, अवतल दर्पण नहीं, अवतल शीशा इस बार, ठीक है ना। जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर आकार जो है वो वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाता है, यानी कि इमेज बटे ऑब्जेक्ट हमारा x है और इमेज हमारा क्या होता है? 4x हो जाता है, ठीक है ना। इमेज बटे ऑब्जेक्ट बराबर क्या होगा? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इससे इसकी अब फोकस सेंटीमीटर 10 फोकस जो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें यहाँ पर u जो है, u हम x मानेंगे, v हम कितना मानेंगे? 4x। देखो इसी तरह दिया होगा, हाँ u हम x मानेंगे, v हम मानेंगे 4x। हम यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। हमें 10 f का मान तो दिया हुआ है कितना? -10, मतलब 10 दिया हुआ है, अवतल दर्पण है इसलिए से हम माइनस में लेंगे। हमारा कितना आ जाएगा? x का मान 50/4, अर्थात दर्पण वस्तु से 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। x का मान हम यहाँ पर निकालेंगे, बन जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, डैश को एक अपसारी फैलाने वाला, भाई उत्तल दर्पण फैलाता है। उत्तल दर्पण को अपसारित दर्पण भी कहा जाता है। यह एक वक्राकार दर्पण होता है जो अपने ऊपर आपतित किरणों को फैला देता है, अर्थात किरणों का प्रसार कर देता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या यानी क्या बोल रहा है? आर। वक्रता त्रिज्या आर हमारी कितनी है? 6.2 है, तो इसकी फोकस लंबाई कितनी होगी? 6.2 का यानी कितना? 3.1। अवतल है तो निगेटिव में -3.1 होगा।
निगेटिव उगेटिव का यहाँ पर झंझट नहीं है, वैसे होगा तो निगेटिव में ही पर, लेकिन यहाँ पर 3.1 लगाएंगे, ठीक है ना। अगला है जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मध्य रखा जाता है। जब किसी वस्तु को सी और एफ के मध्य रखा जाता है तो उत्तल दर्पण की आकृति कैसी होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मध्य रखेंगे तो क्या होगा? छोटा होगा। और सी के बाद, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के मध्य में बनेगा, ठीक है ना, प्रतिबिंब जो है। जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि आकृति वक्रता केंद्र के बाद बनेगी तथा प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टी वास्तविक होगी। गाड़ी के हेडलाइट दाढ़ी बनाने में या सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अत्यधिक आवर्धित होगा। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक आवर्धित होगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अब देखो, अवतल दर्पण बोल रहा है पहली बात तो, और वक्रता केंद्र में रखे जाने पर, भाई वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र पे रखेंगे अवतल दर्पण तो वक्रता केंद्र पर ही ना बनेगा, सी पर रखेंगे तो सी पर ही ना बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अवतल दर्पण की स्थिति में यदि वस्तु का दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा समान आकार का, देखो समान आकार यानी कि वहीं पर समान आकार सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, फिर से अवतल दर्पण आ गया, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखा था। वक्रता केंद्र और फोकस, देखो यहाँ पर मैं बनाता हूँ फटाक से, सॉरी ये तो उत्तल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मध्य, ये बोल रहा ना। देखो वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बिंदु यानी कि एफ के बीच रखा गया है, तो बिंदु पर रखा गया तो छवि का निर्माण कहाँ होगा? तो यहाँ पर रखा गया है भाई, यहाँ पर रखा गया है। कौन सा नंबर कैसे? देखो एक अनंत होता है, अनंत में 1 नंबर, फिर उसके बाद 2 नंबर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर। 1 नंबर हमारा फोकस हो गया, 2 नंबर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मध्य हो गया, 3 नंबर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, 4 नंबर हमारा ये हो गया, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के मध्य। देखो वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनेगा। यहाँ पर वक्रता केंद्र से परे, ये भी सही है, वक्रता केंद्र से परे बोल सकते हैं या फिर वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बोल सकते हैं, बात एक ही है ना। किसी अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनना एवं प्रतिबिंब की स्थिति निम्नवत है। अब यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, जैसे कि देखो वस्तु की स्थिति अगर जो अनंत पर होगी तो फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा, जैसे कि मैंने बताया है ना, और वास्तविक उल्टा एवं बिंदु के आकार का बनेगा। अगर जो हम देखो पहला केस ये कह रहा है, देखो और जो मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक अवतल दर्पण बनाता हूँ फटाक से ना। देखो ये क्या है? फोकस, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है? अनंत, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 केस बनते हैं, ठीक है ना। पहला अगर जो हम अनंत पर किसी वस्तु को रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना, फोकस पर बनेगा। वो भी कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, छोटा। और जितने भी बनेंगे इधर तो वास्तविक उल्टे बनेंगे, ठीक है ना, छोटा बनेगा। फिर 2 नंबर वाला अगर जो हम यहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ये भी छोटा बनेगा, बहुत छोटा नहीं पर छोटा बनेगा। 3 नंबर पर रखेंगे तो 3 नंबर पर यहाँ पर सी पर ही बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बराबर बनेगा, समान आकार का। 4 नंबर पर रखेंगे, 4 नंबर यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। 5 नंबर पर यहाँ पर रखेंगे वस्तु को तो यहाँ पर अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और 6 नंबर पर यहाँ पर रखेंगे वस्तु को तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। बस यही कह रहा है। देखो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के समान आकार का बनेगा। अगर जो हम वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखते हैं तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर जो हम फोकस बिंदु पर रखते हैं तो अनंत पर बनेगा और वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण, फिर से अवतल दर्पण आ गया, अवतल दर्पण के फोकस बिंदु एफ पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है। अब देखो यहाँ पर अवतल दर्पण वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर रखें किसी बिंदु के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू। अब देखो जो फोकस पर हम रखेंगे वस्तु को तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। देखो प्रतिबिंब क्या वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के आकार से बहुत छोटा नहीं बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर नहीं बनेगा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा, हाँ वस्तु के आकार से बहुत बड़ा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब प्रतिबिंब उल्टा होगा, वास्तविक होगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। फिर से यही वही बताया हुआ है कि अगर जो हम अनंत पर वस्तु को रखते हैं तो दर्पण के फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, बहुत छोटा बनेगा और वास्तविक उल्टा होगा, ठीक है। अगर जो हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु को रखते हैं तो फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा नहीं मतलब छोटा बनेगा, ठीक है ना। और इसमें बहुत छोटा बनेगा, इसमें छोटा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। वक्रता केंद्र अगर जो हम वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक उल्टा ये भी होगा। अगर जो हम फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, मतलब बहुत बड़ा नहीं मतलब बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। फिर इसके बाद अगर जो हम फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। अगर जो हम फोकस और ध्रुव के मध्य रखते हैं, इसी जब इसी स्थिति में हम रखते हैं ना तभी हम किसी भी चीज को बड़ा बड़ा देख सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर लोग जब यहाँ देखते हो, डॉक्टर लोग जब दांत दांत वगैरह देखते हैं तो बहुत नजदीक ले जाते हैं, मुंह के बहुत नजदीक ले जाते हैं लेंस को, तभी जाके लेंस हो चाहे वो हो मिरर हो, तभी जाके मतलब जैसे दाढ़ी बनाते हैं जब उसको बहुत नजदीक लाते हैं शीशे को तभी बहुत बड़ा बड़ा दिखता है ना। तो बात यही है, अगर जब हम फोकस और पोल के मध्य लाएंगे तभी हमें जो बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा और आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इस प्रकार से वक्रता केंद्र पर बनने वाला अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर रखी वस्तु का दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा तथा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा एवं अनंत पर बनेगा। आगे देखते हैं, यदि किसी वस्तु के अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। देखो अवतल दर्पण है, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो भाई कैसा बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है ना। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, बराबर समान आकार का बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, छेद कहते हैं। किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को, परावर्तक सतह के व्यास को देखो क्या कह रहा है, व्यास को क्या कहते हैं तो छेद कहते हैं, ठीक है ना। इसे याद रखना है, जिसे हम अपर्चर कहते हैं, ठीक है ना। इसे मतलब ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को अपर्चर या छिद्र कहा जाता है। अपर्चर या छिद्र किसी गोलाकार दर्पण या लेंस का एक वह स्पष्ट क्षेत्र होता है जिसके माध्यम से प्रकाश आसानी से गुजर सकता है। 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। भाई 20 सेंटीमीटर ये वो है, अवतल दर्पण है, वैसे तो निगेटिव में होगी पर निगेटिव नहीं लगा तो कोई बात नहीं। तो कितनी, 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की उपयोग यह नहीं है। अब अवतल दर्पण में से कौन सा उपयोग नहीं, रियर व्यू मिरर में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, टार्च में अवतल दर्पण, सेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण, हेडलाइट में अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग पृष्ठ दृश्य दर्पण यानी कि रियर व्यू मिरर के रूप में नहीं किया जाता है। पृष्ठ दृश्य दर्पण यानी कि रियर व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं को प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है, जिससे उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है। आगे बात करते हैं, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि कहाँ बनेगी, भाई फोकस पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी, अत्यधिक संकुचित यानी कि छोटी बनेगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर जो है हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अब हम जो है देखेंगे आवर्धन।